Vision 2026, creating partnership with the needy. आप सभी देखने और सुनने वालों को अशरफ अली बस्तवी का सलाम व आदाब। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक बेहद अहम पॉडकास्ट, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे समाजी तब्दीली की, मुस्बत फ़िक्र की, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो एज ए समाज अपने आसपास जो देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, उसमें हमारा अपना रोल क्या हो सकता है। हमारे आसपास बहुत सारी एनजीओज़ काम करती हैं। उन एनजीओज़ में से आप किसी के साथ जब जाते हैं तो क्या सोच करके जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो एम साजिद साहब हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका जो एनजीओ है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, वो पिछले 19 साल से काम कर रहा है। तो अब तक पिछले 19 साल के अंदर उन्होंने समाज के तब्दीली के लिए, तरक्की के लिए क्या काम किया है, किस तरह से किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो लोग पहली बार हमें देख और सुन रहे हैं, वो ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का जो सफ़र रहा है पूरा, उसके बारे में अगर वो जानना चाहें, कब कायम हुआ और उसके बाद से जब से काम कर रहा है, क्या उसने समाजी तरक्की में अपना रोल अदा किया है, क्या कुछ रहा है अब तक? जी अशरफ साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपको और सारे हमारे जो व्यूअर्स है, सबको मेरे तरफ से सलाम और आदाब। जी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में आपने जो सवाल किया है, तो ये जो कहानी असल में शुरू होते हैं 2006 में। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का कायम हुआ था 2006 में। जी। एक्चुअली उसके एक आध साल पहले से ही इसके तैयारियां चल रहे थे। एक्चुअली जब सचर कमेटी के रिपोर्ट जब बाहर आए थे, तो उसके तकरीबन पैरेलल ही हिंदुस्तान के कुछ मेजर सोशल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स, इस तरह के लोग जो है उसी लाइन पे सोच रहे थे। तो ऑलमोस्ट ये दोनों पैरेलल हुआ था। सचर कमेटी का रिपोर्ट आए तो साथ ही साथ ये लोग सब बैठ के मिलके ये सोच रहे थे कि यहाँ के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, उनके तरक्की के लिए किस तरह के काम करना चाहिए। तो फिर तकरीबन एक साल का तैयारी के बाद एक रिपोर्ट पेश किया था, जिस रिपोर्ट का नाम था विजन 2016। तो एक्चुअली वो रिपोर्ट से असल में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का जो सफ़र जो है वो शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है। हाँ, बेसिकली ये रिपोर्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हिंदुस्तान में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड एनजीओज़ का कायम करने का ज़रूरत है। वो किसी तहरीकी या तंजीमी स्टाइल पे काम नहीं करना है, बल्कि बहुत प्रोफेशनली और वेल मैनेज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एनजीओज़ के थ्रू काम करना चाहिए, और साथ में वो बहुत कोलैबोरेटिव अंदाज में भी काम करना चाहिए। तो ये एक रिपोर्ट आए थे, जिसका शुरुआत में मरहूम प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब केरला के, और मरहूम सईद हामिद साहब जो एएमयू के और जामिया हमदर्द के चांसलर रहे हैं, और मरहूम डॉक्टर अब्दुल्ला खान अंसारी साहब जैसे बड़े बड़े लोग जो है, दानिश्वर लोग और सोशल लीडर्स इसमें शामिल थे। तो वहाँ से उस प्रोजेक्ट के तहत असल में 2006 में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। और जहाँ तक उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर मैं उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक लाइन में अगर कहूँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं, टू अपलिफ्ट द फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो जितने भी हिंदुस्तान में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, ख़ास तौर पे हमारा एक नज़र ज़्यादातर नॉर्थ के सेक्शन पे पड़े है, हिंदुस्तान के नॉर्थर्न एरिया पे पड़े है, ऊपर के इलाके में। तो वहाँ के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का जो ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए एक उनके लिए काम करना है, उनके ज़िंदगी में बदलाव लाना है, वो भी कंपैशन के साथ और इम्पैक्ट के साथ। ये असल जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का। मेरा ख्याल कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को कायम हुए 19 साल हो रहे हैं। इस 19 साल का जो इंटरवेंशन आपका है, जी,
उससे आम लोगों की ज़िंदगी में जो जिन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आप ला पाए हैं? जी, अगर पिछले 19 साल का अगर हम एक जायज़ा लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े काम ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और साथ में जो विज़न टू जी, 2016 जो था, बाद में वो उसको जी, एक्सटेंड किया 2026। अभी विज़न 2026 है, उसके तहत ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जैसा 8 और एनजीओज़ है। जी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एनजीओ या मदर एनजीओ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की है। तो पिछले 19 ईयर्स में, 19 साल में बहुत बड़े काम इसमें हो चुका है। अगर मैं टोटल बेनिफिशियरीज़ का नंबर बताऊँ, तो तकरीबन 18 मिलियन से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ बेनिफिशियरीज़ तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जी, अलग-अलग मैदान में उनको बेनिफिट मिला है और अराउंड 7,000 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं। जी, 200 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ हम काम किए हैं। जी, और हिंदुस्तान के 24 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है। इवन दो हमारा जो फोकस एरिया ऊपर के है, ऊपर के 10 या 12-13 स्टेट्स में ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी टोटल एक 24 स्टेट्स में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और विजन का काम हो चुका है। तो जी। बहुत सारे एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये काम करते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि सोशल गैप कहाँ पर आपको नज़र आता है? बहुत सारे आप एरिया में आप काम कर रहे जी, हैं अलग-अलग जी, सेक्शंस में, जी। तो आपने किस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया? जी, तो सबसे पहले मौजूदा टर्म में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन मेनली 5 एरिया में काम करते हैं। ठीक है। आ, वो सबसे पहला या सबसे बड़ा एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया एजुकेशन है, तालीम है, ठीक है। दूसरा सेहत या हेल्थ केयर है, और तीसरा स्किल डेवलपमेंट है, और फोर्थ जो है ऑर्फन केयर है, और फिफ्थ हमारा गवर्नमेंट स्कीम फैसिलिटेशन है। अभी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ये 5 सेक्टर में फोकस करके काम करते हैं। जी, शुरू में और भी एरियाज में हम काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा फोकस करके ये 5 एरिया में हम काम करते हैं। तो अगर आप ये सवाल करते कि ये पांचों में कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस है, सोशल गैप है, मैं कहूँगा कि ये पांचों में इक्वली सोशल गैप है, अच्छा। इक्वली सोशल गैप है। हुँ, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेशली नॉर्थ इंडिया के पस मंज़र में आप देखते हैं, तो गुर्बत के जो गहराई है, उसका जो क्वांटम है, वो थोड़ा बड़ा है, और गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स वो भी थोड़ा बड़ा है। हुँ, तो अगर आप किसी भी एरिया देखिए, तो एजुकेशन फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, वो अभी भी आउट ऑफ द स्कूल है। बहुत बड़ा तबका अभी भी आउट ऑफ द स्कूल है। वो बहुत रूरल एरिया में है और अर्बन एरिया में है। अर्बन एरिया में, सिटीज़ में आप जाइए, किसी भी सिटी में, हिंदुस्तान के किसी भी बड़े सिटीज़ के एक अतराफ में आपको बड़े-बड़े स्लम्स दिखा जाएगा। जी, तो ये स्लम्स में आप देखिए, बहुत एक बड़ा हिस्सा बच्चों का जो है वो पूरा आउट ऑफ द स्कूल है। और गाँव में भी ऐसा है। गाँव में ऐसा है कि वहाँ शायद स्कूल होगा, लेकिन वहाँ जो गुर्बत है, उनके जी, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम के वजह से ये बच्चे जो है ज़्यादातर माँ-बाप के साथ उनके कामों में जाना पड़ता है, उनको उनको मदद करने में जाना जी, पड़ता है, तो दे आर आउट ऑफ स्कूल्स। जी, तो इसी तरह सेहत अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम बहुत इंटीरियर में हमारा हेल्थ केयर का एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान के बाड़मेर जैसा इलाके में हमारा एक्टिविटीज़ है। तो वहाँ सेहत का, हेल्थ केयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन, आपको दिल्ली में बैठ के उसका इमेजिन ही नहीं कर पाएगा, जी, नहीं कर सकते आप। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, अगर हॉस्पिटल या कुछ फैसिलिटी अगर आप बनाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर आते नहीं। तो इसी तरह रूरल और अर्बन में जो गैप है, डिवाइड है, वो ये सारे एरियाज़ में है। और तीसरा ऑर्फन केयर, देखिए ऑर्फन केयर का एक बहुत अफ़सोसनाक एरिया है। जी, क्योंकि जब भी किसी बच्चे ऑर्फन बन जाता है, ऑर्फन का तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन आम तौर पे हम ये समझते हैं कि जिनका वालिद का या फादर का डेथ हुआ हुआ है, तो एक पर्टिकुलर डे में
एक बच्चे का या एक फैमिली का पूरा जो स्टेटस बदल जाता है। बेशक। उसके बाद उनका जीना, उनका ज़िंदगी बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। तो उसके बाद कैसे आगे जाना है, ये मदर को मालूम नहीं, मदर के पास कोई मदद नहीं मिलता है। तो ऑर्फन केयर भी एक बहुत बड़ा एरिया है। स्किल डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट में इश्यू ये है कि लोगों के पास हुनर या स्किल का बहुत बड़ा इश्यू होता है। लोग पढ़ते हैं, कॉलेज या स्कूल जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा कमाई के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो स्किल होना चाहिए, वो मिलता नहीं। और हमारा जो सबसे एक अहम एरिया गवर्नमेंट स्कीम फैसिलिटेशन का है। गवर्नमेंट स्कीम फैसिलिटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी गवर्नमेंट है, आपके किसी भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों के बहुत सारे स्कीम्स होता है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत होता है, लेकिन उसमें कितना परसेंटेज एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है वहाँ तक कितना पहुँचता है, उसके बीच में कितना कट जाता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये पांचों एरिया में हमें ये सोशल गैप जो है बहुत बड़ा नज़र आता है। अच्छा, आपने 5 का ज़िक्र किया, पाँचों एरियाज़ का, और उस पर आप काम कर रहे हैं। काम करते हुए आपकी जो लर्निंग है वो क्या है कि किसमें आप सबसे ज़्यादा अभी तक इंटरवेंशन आपका बहुत कामयाब रहा है? बहुत हद तक आप आगे बढ़ पाए हैं चीज़ों को, जी। और चीज़ें तो 5 कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी एक की तरफ अगर जिसमें आप बता सकें कि कोई मीनिंगफुल इंटरवेंशन आपका नज़र आता हो आपको? जी। तो देखिए, इसमें ये जो चीज़ एक्चुअली एकेडमिक सर्कल में बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। जी। एक बैकवर्ड कम्युनिटी को ऊपर उठाने में कहाँ फर्स्ट इंटरवीन करना है, क्या कुछ फोकस एरिया देना है, कौन सा फर्स्ट है, इसमें ये डिबेटेबल है। हुँ। प्रैक्टिकली हमारा जो तजुर्बा से हमारा आइडिया ये है जी। कि एक तालीम सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर पर्सनली आप मुझे पूछते हैं, पर्सनली मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत हाईली कॉम्प्लीमेंट्री है। जब आपको तालीम मिलेगा तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ आप जाएंगे। और बहुत सारे ऐसा सोशल एग्जाम्पल्स हमारे सामने है कि जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका एजुकेशन अच्छा बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, सेहत का ये हो जाता है। तो ये दोनों एरिया में ज़्यादा फोकस हमें देना है। ठीक। फिलहाल ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, अगर हम देखते हैं कि हमारे टोटल एक्टिविटी का अराउंड 40% से ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट्स एक्चुअली तालीम में आता है, एजुकेशनल एरिया में। तो एजुकेशन में हम एक तो हमारा ऑन कैंपसेस है। जी। तो कितने ये कैंपस आप चलाते हैं? हमारा अभी 6 स्टेट्स में हमारा 8 कैंपसेस है। हमें दिल्ली में एक स्कूल है, हरियाणा में एक स्कूल है, हरियाणा में एक बहुत बड़ा कैंपस है। जी। वेस्ट बंगाल में 2 कैंपसेस है, हावड़ा और मालदा में। झारखंड में हमारा 2 है, हज़ारीबाग और रड़गाँव में। और बिहार में एक कैंपस है, और आसाम में एक कैंपस है। तो इसी तरह 6 स्टेट्स में हमारा 8 कैंपसेस है। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके लिए इसमें हमारा सबसे ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं। ये बहुत मुनज़्ज़म एक डिपार्टमेंट है। और दूसरा ये कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स का एक अलग डिपार्टमेंट है हमारा। तो उसमें अराउंड 100 के करीब आप कह सकते हैं 80 प्लस स्कूल्स को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये पिछले 19 साल में कई स्कूल्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, और फर्नीचर वगैरह बना के दिए हैं। तो शुरू में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल या हार्डवेयर में हम काम किए थे। जी। अभी हम सेम स्कूल्स में हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हम स्कूल टू स्कूल या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के स्कूल्स का टीचर ट्रेनिंग करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं। ये एक सिलसिला, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह अगर 50 स्कूल्स का मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो एक वन टाइम ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि एक साल में 4 बार करते हैं। तो उसका एक बाकायदा सिलेबस है। तो क्वार्टर वाइज हम ट्रेनिंग देते हैं। तो सेम बैच को 4 बार ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग टॉपिक पे।
तो इसी तरह उनका जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम काम करते हैं। फिर हमारा स्कॉलरशिप का स्कीम है। स्कॉलरशिप में बहुत अच्छा स्कीम है, यूजी स्कॉलरशिप है, पीजी स्कॉलरशिप है, और फिर स्पेशल एजुकेशन का स्पेशल एक स्कॉलरशिप है, सिद्दीक हसन मेमोरियल स्कॉलरशिप, एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। तो अभी तक टोटल हम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दे चुके हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे सक्सेस स्टोरीज है उसमें। फिर हमारा एक सेपरेट सेंटर है, सीटैग, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस। ये खास करियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो तैयारी है उसमें काम करते हैं। तो करियर गाइडेंस के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम बनाए हैं, उसका एक मूवमेंट शुरू किया है। उसके साथ साथ कुछ खास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। उसमें सबसे नुमाया काम ये है कि वेस्ट बंगाल के जो सिविल सर्विस के लिए, स्टेट सिविल सर्विस के लिए कोलकाता में हमारा एक रेसिडेंशियल स्कूल है, रेसिडेंशियल बैच चल रहा है। तो इसी तरह एजुकेशन में उसके अलावा हर साल हम स्कूल एनरोलमेंट का काम करते हैं, बच्चों को वापस लाने में। फिर एजुकेशन से मुतालिक एक हाईली कनेक्टेड एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, जो ये होता है स्लम्स एरिया के करीब, वहाँ के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल सेंटर्स है। तो इसी तरह एक बहुत बड़ा काम हमारा एजुकेशन सेक्टर में है। आपने बहुत अहम बातें बताई। ये बताएं कि फाउंडेशन की जितनी बातें आपने बताई, कुछ ऐसी सैंपल में अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ ऐसी कोई कहानी आपको इस वक्त याद आती हो जी। जिससे आपके इंटरवेंशन से, आपके किसी प्रोजेक्ट के इंटरवेंशन से उनकी किसी फ़र्द की, किसी ख़ानदान की ज़िंदगी में, किसी इलाके में कोई बड़ी तब्दीली आप कर पाए हों, कोई जिससे आप बता सकें? जी जी जी, बहुत है। ये पिछले 19 साल का अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, ये इस तरह के स्टोरीज से, कहानियों से भरे हुए हैं। अच्छा। बहुत सारे हैं। अगर वो कहना शुरू किया तो उसके लिए अलग प्रोग्राम हमें रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे जो सामाइन हैं उनके लिए रखना चाहता हूँ। अगर एक इलाके के तौर पे अगर देखते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन हुआ है हरियाणा के मेवात इलाका। तो मेवात इलाका का एक अच्छा रिपोर्ट आप भी किए थे, हमारे कैंपस के ऊपर आपने किए थे, वो बहुत वायरल भी हुए थे। जी। तो मेवात एक ऐसा इलाका है, मेवात बेसिकली अगर हिस्टोरिकली बोले तो एक बहुत बड़ा एरिया है। वो अभी 3 डिफरेंट स्टेट्स में पड़े हुए हैं, जी। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन अभी आमतौर पे जब अब मेवात कहते हैं, वो हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट नूह है लेकिन उसको मेवात भी कहते हैं। जी। तो वो नूह डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो एक रिपोर्ट था 2019 का नीति आयोग का, तो उसमें 101 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब सबसे नीचे वाले, सबसे बैकवर्ड 101 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें वो 101 में सबसे नीचे है नूह। तो उसका मतलब वो रिपोर्ट एज इट इज नहीं बताया है, लेकिन हमें इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंडिया के सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेवात है, सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और कम्युनिटी वाइज देखते हैं, वहाँ अराउंड 75% से ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है। और लिटरेसी रेट अगर आप देखते हैं, हरियाणा के लिटरेसी रेट अराउंड 70 के ऊपर है, लेकिन यहाँ का लिटरेसी रेट जस्ट 50% है। और उसमें ही अगर आप फीमेल लिटरेसी देखते हैं तो वो अगेन 30% से आसपास है। तो इस तरह के एक इलाके में हमने एक बहुत बड़ा कैंपस शुरू किया, 24 एकड़ का एक बहुत बड़ा कैंपस है। तो एक अच्छा डोनर जो केरला से बिलोंग करते हैं, वो ये ज़मीन असल में खरीद करके हमारे काम के लिए दिए थे। तो आज वहाँ एक अच्छा बहुत बड़ा कैंपस बन गया है, जिसको हम विजन एकेडमिक सिटी का नाम दिया है। जब हम वहाँ शुरू कर रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपोजिशन था वहाँ के लोगों से। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाला है, इसी तरह वहाँ तालीम का क्या है। तो वहाँ तालीम का कल्चर बहुत कम है, कम था। जी। लेकिन
अब आप देखिए सेम कैंपस, आप खुद तो वहाँ जी, मैं देखे देख हैं, चुका हाँ। हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो वो जो कैंपस है वो पूरा मेवात का ट्रांसफॉर्मेशन का हब बन चुका है वो। तो इसी कैंपस में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज चल रहा है। सेम कैंपस में अब हमारा एक मिडिल स्कूल है, चिराग मिडिल स्कूल जिसका नाम है, और उसको हरियाणा सरकार से, हरियाणा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। और वहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल है अल्जामिया ऑफ कैंपस बोल के, वो 11th और 12th के बच्चे हैं, या वहाँ अराउंड 70-80 बच्चे इंक्लूडिंग बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ रेसिडेंशियली पढ़ते हैं। और एक ग्रेजुएशन यूजी कॉलेज भी हम शुरू किए हैं। तो वहाँ बच्चे रेसिडेंशियल है और स्कूल के भी बच्चे हैं। तो वहाँ एक पूरा एक क्या है, एजुकेशनल माहौल वहाँ आ चुके हैं। बच्चे आ रहे हैं और हमेशा पेरेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स का उस एरिया का जो पेरेंट्स है वो लोग वहाँ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ सबसे अहम, सबसे मुसर्रत की बात ये है जी। कि एक दिन अचानक हमारे ऑफिस में, दिल्ली के ऑफिस में मेवात के एक ग्रुप आए। वो मेवात रीजन में एक प्राइवेट स्कूल्स का एसोसिएशन है जिसमें अराउंड 250 स्कूल्स है। तो वो ग्रुप जो है, एक एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये जिम्मेदार लोग हमारे पास आए थे। और उनका रिक्वेस्ट ये था कि आपका वहाँ पूरा सेटअप है, आपका अच्छा कैंपस सब है, तो हम भी कई स्कूल्स चलाते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स है, सारे स्कूल्स में अराउंड 200, 300, 400 बच्चे हैं, लेकिन आगे कैसे चलाना उसमें थोड़ा हमें दिक्कत है। तो आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए, आपके स्कूल दिखाइए और हमें गाइडेंस दीजिए। वो अराउंड 6 महीने पहले ये मीटिंग हुआ था, यहाँ दिल्ली में हमारा ऑफिस में आए। उसके बाद अब 2 राउंड उनके लिए हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो एक फर्स्ट राउंड मीटिंग जिसमें अराउंड 60 स्कूल्स के जी। लीडर्स हैं, मैनेजमेंट लोग हैं, वो लोग आए थे। और उनका एक बैच का एक ट्रेनिंग हुआ। फिर सेम बैच को हम यहाँ दिल्ली में बुलाए। दिल्ली में हमारा स्कॉलर स्कूल है, वो अच्छा एक स्कूल है। तो वहाँ पूरा फैसिलिटी वो सब दिखा के उनको बताया, और इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ हमारे काम, तामीरी काम शुरू हुआ था, उस वक्त बहुत एक तरह के ऑपोजिशन हुआ था। मुखालफत थी। हाँ, वो सेम जगह पे अब लोग यहाँ आके उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का हब बन गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ एक बहुत विजिबल चेंज अभी आ रहा है। तो ये इलाका, अगर इलाके वाइज अगर देखते हैं तो मेवात एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एक एग्जाम्पल बताना मैं चाहता हूँ, एक वो राजस्थान का बाड़मेर एरिया है। जी, वहाँ भी मैं गया हूँ। हाँ, तो वहाँ देखिए, वहाँ 2 तरह का इंटरवेंशन कह सकते हैं। एक शुरू में कुछ साल पहले मैं बताया कि अभी हमारा फोकस में 5 एरिया है। तो उसके कुछ सालों पहले फाउंडेशन कुछ दूसरा काम भी करते थे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, उस तरह के काम भी करते थे। तो बाड़मेर एक ऐसा इलाका है, वो एकदम डेसर्ट एरिया है। वो बॉर्डर इलाका है, राजस्थान के एक कोने पे है। और वहाँ आप देखते हैं तो वहाँ एक रेलवे लाइन है, शायद आप जी, देखे जी, होंगे। मैंने देखा, वो तो पाकिस्तान को जाती है। हाँ, वो इंडिया के सबसे लास्ट स्टेशन वहाँ हाँ, पड़ता है। हाँ, जी। अभी तो ट्रेन बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, हाँ, तो बॉर्डर तक जाने वाला ट्रेन स्टेशन वहाँ है। जी। तो ऐसा एक इलाका है। वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये था, पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का मसला था। तो वहाँ कई साल पहले उनका ज़िंदगी का खुलासा ये था कि सब लोग सुबह सुबह उठ के बच्चे, लेडीज सब मिलके अपने बर्तन लेके पैदल चलते हैं। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चल के पानी लेके वापस आ रहे हैं। तो ऐसा हर रोज़ ऐसा चलते थे। तो ये जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना, कॉलेज जाना कोई ऑप्शन ही नहीं मैंने है। वहाँ पर लोगों से पूछा, वहाँ के बुज़ुर्गों से, जी, फैमिली में, जी, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अहम बताई, जो मैंने पूछा कि
फैमिली में कितने लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो हमारी बच्चियाँ पढ़ नहीं पातीं, उसकी एक वजह ये है कि फैमिली में 2 हिस्से बनाए जाते हैं। कुछ लोग सुबह को पानी लेने के लिए जाते हैं, कुछ लोग शाम को पानी लेने जाते सही। हैं। तो बच्चियाँ ख़ास तौर से उसका शिकार होती हैं, जो बच्चियाँ हैं, तो इसलिए उनकी तालीम नहीं हो पाती। जी, तो उस एरिया में सबसे पहले, क्योंकि वहाँ ओपन वेल्स नहीं थे, कोई डीप वेल भी नहीं थे, तो हमने कई साल पहले, तकरीबन मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले या 10-12 साल पहले एक कोशिश किया कि वहाँ ओपन वेल बनाने का। तो थोड़ा गहराई में करना पड़ा, लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी मिला हमें। तो पानी मिला, फिर उसके बाद एक-एक जगह वहाँ ओपन वेल का हम काम शुरू किया। अब अराउंड 100 से ज़्यादा ओपन वेल ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और बाद में विजन 2026 के तरफ से बनाए हैं। उसमें एक और अच्छी बात ये है कि उसके बाद बहुत सारे दूसरे एनजीओस भी आए। तो हमें उसमें बहुत खुशी है कि हम आगे जी। चले और दूसरे लोग भी वहाँ आए, और अब वहाँ पानी का असल मसला नहीं है। तो एक साल पहले हमारा एक टीम वहाँ वीडियो बनाने के लिए गए थे। हमने एक वीडियो रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ गए थे। तो ये सब शूट कर रहे थे जैसे आप करते हैं। तो एक बच्ची जो शायद 11th या 12th में पढ़ते हैं, उस एज ग्रुप का है, तो वो आके कहा कि मुझे कुछ कहना है, आप मेरा शूट कीजिए, मुझे कुछ कहना है। और वो आके हमारे माइक के सामने आके ये कहा कि अब हमें स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का वक्त मिलता है, आप जो ओपन वेल्स यहाँ बनाए हैं उसके वजह से असल में हमें पानी मिला है, वो उसका फर्स्ट एडवांटेज है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब काफ़ी हम, वक़्त बचता है उनका। हाँ, अब टाइम मिलता है, तो इसलिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई शुरू किया है। बहुत बड़ा बदलाव वहाँ हुआ है। उसके साथ ही साथ वहाँ हमने एक ये लगाया है, एक मोबाइल मेडिकल वैन। तो मोबाइल मेडिकल वैन में वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, मैं शुरू में बताया था, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हेल्थ केयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब जब फैसिलिटी नहीं होगा तब कॉन्सेप्ट कैसे कहाँ होगा? से आएगा? सही है ना? तो एक मोबाइल मेडिकल वैन है जिसमें एक हेल्थ वर्कर होगा और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ होगा, कुछ बेसिक जैसे बीपी देखने का या इस तरह का बेसिक फैसिलिटीज़ होगा, कुछ बेसिक मेडिसिन्स भी होगा। तो ये जो गाड़ी है वो हर रोज़ अलग-अलग गाँव में जाते हैं, और एक गाँव में जाके उसमें एक अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, अनाउंस करते हैं, गाड़ी आए हैं, तो डॉक्टर साहब आए हैं, सब लोग आएँगे। मैं देखा हूँ वो, मैं जी, जी। ये जगह मैं गया हूँ, तो वहाँ लोग लाइन में रहेंगे, लाइन में रहकर ये करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है। एक और कहानी मैं रखना चाहता हूँ, वो एक फ़र्द का है। तो एक इलाके का, 2 इलाके का मैं बताया। एक फ़र्द का अगर बताऊँ, तो मध्य प्रदेश के एक शहर में, शहर के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ एक आदमी से मैं मिला। तो उनको ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक लाइवलीहुड लोन दिया था। वो कोविड के फौरी बाद उनको कोई लाइवलीहुड नहीं था, कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक छोटा-सा दुकान शुरू करने के लिए उनको शायद उस वक़्त 50,000 ऐसा कुछ पैसा दिया था। ऐसे मदद में दिया था। तो एक 6 महीने या 8 महीने पहले जब मैं वहाँ गया था, तो इन्होंने मुझे अपना शॉप दिखाया। उस वक़्त एक पुराना फ़ोटो में देखा हूँ, वो एक छोटा शॉप था, किराना शॉप। अब तो बहुत बड़ा शॉप बन गया है। उसका ऊपर का फ्लोर भी ले लिए है, वो पूरा इसके लिए, स्टोर के लिए। और बहुत अच्छा कारोबार वहाँ हो रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि मैंने अभी इसके प्रॉफ़िट से, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पूरा 50,000 हमें वापस दिया। वो लोन नहीं दिया था असल में, हमने हेल्प दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो ऐसा वापस दिया। फिर उन्होंने अपने भाई को एक ई-रिक्शा खरीद करके दिया है इसके प्रॉफ़िट से। और अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि एक आरओ प्लांट लगाने का, तो वो प्रोजेक्ट भी मुझे दिखाया। तो
जब वो शुरू हुआ था, देखिए एक 50,000 का वैल्यू कितना होता है। 50,000 हमें हमारे मतलब इमेजिनेशन में कभी भी नहीं आएगा एक 50,000 से इतना होगा, लेकिन उस वक्त वो 50,000 उनके लिए इतना प्रीशियस था, इतना वैल्यूएबल था, उससे वो बहुत काम किया, मेहनत किया, उससे मुनाफा हुआ, उससे ये सब हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों के जी इसमें तब्दीलियां आए हैं, अच्छे अच्छे कहानियां आए हैं। एक और जी बताएं। कुछ महीने पहले सऊदी अरब गए थे हम। तो वहाँ एक मीटिंग चल रहा था। तो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ वेल विशर्स का एक मीटिंग है, तो जिसमें हम हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह ये कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो एक यंग आदमी, वो जब डिस्कशन हुआ, बहुत सारे सवालात कर रहे थे, उसके बाद बहुत सारे सजेशंस दे रहे थे, बहुत एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ठीक है, प्रोग्राम हुआ। उसके बाद जब हम खाना खा रहे थे ऐसा, तो उन्होंने हमारे पास आके बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ यहाँ सऊदी अरब में, मैं यहाँ पहुँच गया आपकी स्कॉलरशिप से। तो जो स्कॉलरशिप उनको उनके पढ़ाई के वक्त ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मिला था, उसी से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उनको अच्छा जॉब मिला। वो अभी बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे पोजीशन में सऊदी अरब में एक कंपनी में काम कर रहे हैं। और वो अभी हमारा एक डोनर है, वो अभी हमारा एक अच्छा वेल विशर है, एक गाइड है, मेंटर है। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत हैं। जी, बड़ी अहम बात आपने कही जी, और वाक़ई में 19 साल का अरसा है जी, और आपकी लगातार कोशिशें रही हैं मुख्तलिफ़ जी, तरीक़ों से। एक चीज़ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर जब इस तरह के जब आप काम करते हैं तो कई तरह के सवालात आपसे होते हैं जी, और ख़ास तौर से बड़ा अहम ये होता है कि जिसका आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसकी डिग्निटी भी बरकरार रहे और उसका एम्पावरमेंट भी हो। ये एक बड़ा एक तरह से बड़ा चैलेंज आपके लिए सही। होता है। तो डिग्निटी भी बरकरार हो, एम्पावरमेंट भी हो, इसके लिए क्या तरीक़ेकार आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग जो है, एटलीस्ट कुछ लोग दिखावे के लिए कुछ करते हैं। तो उस वक़्त मतलब सिर्फ़ हमारे सामने सिर्फ़ ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो दिखाना है। तो मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो है, जो अपोज़िट साइड में जो बैठ रहे हैं, उनका डिग्निटी बहुत ख़राब हो जाता है, बिल्कुल। एक तरफ, और दूसरा कोई एम्पावरमेंट भी नहीं होता है। तो ये जो बाँटने वाला टाइप है, वो हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, सीज़नली कई चीज़ हमें देना पड़ता है, रिलीफ़ देना ही पड़ता है। रिलीफ़ के बजाय विदाउट रिलीफ़ ये सब करना वो भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक तो एम्पावरमेंट है, एक डिग्निटी है। तो इसको मैं शुरू में जो ऑब्जेक्टिव में बताया था, ये ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं। मैंने ये बताया था एक सेंटेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी, ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स विथ डिग्निटी, विथ इम्पैक्ट एंड कंपैशन। जी, तो इसमें ये दोनों आ दोनों रहे हैं, शामिल हैं। दोनों शामिल हैं। तो हमारा एक स्टाइल ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ज़्यादा सामने रखते हैं। तो जितने भी स्कूल्स हम कर रहे हैं, जितने भी स्कूल्स अभी हम बनाए हैं, तो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा मैंने कहा 8 स्कूल्स है। तो 8 स्कूल में हमेशा हमारे ज़हन में ये है कि ये कोई बैकवर्ड एरिया में कुछ कर रहे हैं, तो आप एक एवरेज तालीम दे दीजिए। वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं है बिल्कुल। जैसे हमारे बच्चों को किस लेवल के तालीम देना चाहते हैं हम, एटलीस्ट उसके करीब या उसको सामने रखकर ये बैकवर्ड सेक्शन को भी देना है। तो क्वालिटी, सबके क्वालिटी में देखना है। तो हमारे जितने भी 8 स्कूल्स है, वहाँ हम सिर्फ ट्रेन्ड टीचर्स को ही रखते हैं, ठीक है? अनट्रेन्ड टीचर्स को नहीं रखते हैं। ट्रेन्ड टीचर्स को हम हमेशा कंटिन्यूअस हमारे तरफ से ट्रेनिंग होता है। और अभी एक अच्छा-सा डिपार्टमेंट बनाया है, और एक सिर्फ ये 8 स्कूल्स को मैनेज करने के लिए एक हेड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। तो उनके पूरे निगरानी में जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिलेबस बनाए हैं।
सारे एरियाज में इंटरवीन करते हैं ताकि ये जो बैकवर्ड एरियाज के बच्चे जो है वो भी हमारे सिटीज के बच्चे जैसे आगे आए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये असल में मतलब वो एरिया में पड़े हैं, वो एरिया में उनका पैदाइश हुआ है, उसके वजह से ये पीछे आ गए हैं। तो इनको आपको जो है इनको आगे लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो स्कॉलरशिप में भी हमारा हमेशा ये है कि आप जाके हर साल कुछ पैसा बांटो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्कॉलरशिप देते हैं या ऑर्फन डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप देते हैं, वो दोनों ऐसा है कि हैंड होल्डिंग मेथड है, हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो रफ्तार स्कॉलरशिप हम देते हैं ऑर्फन बच्चों को, उसमें हम एक अच्छा रकम हर साल में देते हैं, लेकिन वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। वो इंस्टॉलमेंट में देते वक्त बच्चों के साथ माएँ भी आना चाहिए, और खाली बांटने का प्रोग्राम नहीं होगा। बांटने का तो प्रोग्राम होगा, कोई गेस्ट आएगा, वो सब होगा, लेकिन साथ ही साथ सारे प्रोग्राम में डेफिनेटली इनके लिए करियर गाइडेंस होगा, इनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग होगा, अभी कैसा है हालात, परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर मदर्स के लिए काउंसलिंग देंगे, पेरेंटिंग, स्पेशली जो विडोज है, सिंगल मदर्स है, उनको अच्छे तरह काउंसलिंग देना है। उनके ऊपर एक्स्ट्रा से ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रॉब्लम्स उनके सामने होगा, तो पेरेंटिंग कैसे करना है, ये सारे चीज़ों के साथ ये बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर ये मिलना है तो इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा होना। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनका स्कॉलरशिप, स्पेशली ऑर्फन डिपार्टमेंट के जो स्कॉलरशिप है, वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू किए हैं या 8th से शुरू किए हैं, और अभी वो सेम बच्चे जो है अभी MBBS कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो मतलब उनके साथ उनका एक कंटिन्यूस एम्पावरमेंट हम जी जी इंश्योर किए हैं, साथ ही साथ उनका डिग्निटी को भी बहुत maintain। अच्छे केयर किए हैं। जी, बड़ी अहम बात कही आपने जी कि एक बच्चे को आप बहुत ही बचपन में लेते हैं और उसको PhD तक, यानी जहाँ भी हायर जी एजुकेशन तक वो जा सकता है, जी उसकी कैपेसिटी है, तो वहाँ तक आप उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसके जी साथ होते हैं, उसके हर कदम पर उसके साथ होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है। एक बड़ी अहम बात आपने कही कि जिस तरह से आपके और हमारे बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि जी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आप उन बच्चों को ला कर के वही एजुकेशन देना जी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हें पढ़ा देना है, जी कि किसी तरह पढ़ा देना है कि वो पढ़ लें, बल्कि वो क्वालिटी एजुकेशन है, और ज़ाहिर-सी बात है, बहुत अहम बात है। ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में आपने कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया है, क्राउड फंडिंग का जी अनाउंसमेंट किया है, जी वो है क्या? जी ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, ये नॉर्मली नेचुरली लोगों के सामने ये सवाल आ जाएगा कि जब हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इतने इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो नेचुरल सवाल है, इसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है, क्योंकि अभी भी और हमेशा रहेगा, दुनिया में और हमारे समाज में नेक लोग बहुत हैं। हम जितने भी बुराई के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं, वो सब है। लेकिन मैं कहूँगा, और ये एक ट्रूथ है, सब सब जानते हैं कि नेक लोग जो है, असल में ये नेक लोग ही हमारे समाज को आगे लेके जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे डोनर्स हमारे साथ हैं, वो कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करते हैं पूरे इंडिया से, और इंडिया के बहुत सारे एक्सपैट लोग जो है वो कंटिन्यूसली हमें डोनेशंस देते हैं। खाली ये डोनेशन से ये पूरा एक्टिविटीज़ चलते हैं। तो हम अभी ये सोचे कि जितना हम काम कर रहे हैं उतना मार्केटिंग हम असल में नहीं किया है। नहीं, सही बात, सही ये कहा आपने। हाँ, ये बात तो ये हमने असल भी में देखा है इस चीज़ को। ये असल में हमारा, मैं समझता हूँ हमारा एक खामी है कि हमारा एक प्रॉब्लम है। अ, हम असल में मार्केटिंग ज़्यादा नहीं किया है। ज़्यादातर मैं इल्ज़ाम तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम सब देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जब 10 करेंगे तो 100 बोलेंगे।
हम तो लेकिन मैं यहाँ आपसे थोड़ी सी जी ये करूँगा जी कि जैसा कि आपने कहा कि आपने मार्केटिंग नहीं किया, वाकई में 19 साल में आपने तमाम मैदानों में काम किया, रेगुलर काम जी किया, तो वो मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी है अब, जी मेरा जी ख्याल है जी कि जब जो लोग कर रहे हैं जी तो उन्हें बताना ज़रूरी है। जो सही लोग नहीं सही कर रहे हैं या सही बहुत कम कर रहे हैं, वो बहुत सही ज़्यादा बता लेते सही हैं मीडिया में आकर के, सही वो हम बहुत तरह के आइडेंटिफाई कर तरीकों चुके से। हैं। तो अब ऐसा है कि जो रियल लोग हैं काम करने वाले, जी उन्हें मैदान में अगर वो कर रहे हैं, तो सोसाइटी के सामने उनको अपना पूरे प्रोजेक्ट और अपने काम लेकर आना जी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सही तो अब मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में जी जिन कहानियों का मुझे आप बता रहे थे, उन जी कहानियों की को अलग-अलग अंदाज में सही सही लाइव आप सही लेकर आएँ, सही ताकि लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि आप जो आपका डोनर है, वो उसका और भी एतमाद बढ़ेगा ना जी कि वो सही अच्छी सही जगह सही पैसे दे रहा है। सही तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो जो मुहिम है, जी जो फंड रेज़िंग की जी आपने मुहिम जी शुरू की, जी वो है क्या? पूरा जी नाम क्या जी क्या है जी उसका जी है? तो हम ये सोचा कि बेसिकली हमें थोड़ा सा लोगों के पास जाना है, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो अभी रमज़ान के वक्त आ रहे हैं, तो नॉर्मली लोग जो है ज़्यादा सदका के तरफ या चैरिटी के तरफ उस टाइम पे जाते हैं। तो हमने सोचा कि एक क्राउड फंडिंग का स्टाइल इख्तियार करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को शरीक किया जा हाँ सके। इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो हमने एक प्लान रमज़ान के लिए ये किया है, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन, जिसका टाइटल हम रखा है 1 लाख बरका, अच्छा। 1 लाख बरका। हुँ, 1 लाख बरका जो कॉन्सेप्ट ये है, हुँ। उसका टैगलाइन ये होगा, 1 लाख डोनर्स 1 मंथ ऑफ बरका। तो हम ये चाहते हैं कि हम मिनिमम 1 लाख डोनर से हमें एक छोटा सा रकम जैसे 2,000 रुपये मिले। हमने क्राउड फंडिंग में रकम टिकट साइज बहुत कम रखा है, ताकि मैक्सिमम लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2000 में भी हमारा कोई ये नहीं है, फोर्स नहीं कि उससे कम हम नहीं लेंगे। अगर आप 100 रुपीस देना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिकेटिव फिगर हम 2000 रखा है। जी। तो हमारा ख्वाहिश ये है कि 1 लाख लोग तक ये 2000 का शिरकत करें, 2000 रुपये के साथ हमारे प्रोजेक्ट में शिरकत करें। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा अलग अलग प्रोजेक्ट है, उसका डिटेल्स हम देते हैं, तो डेफिनेटली वो पैसा ज़्यादा होगा। अगर एक बच्चे को ये करना है, वो करना है, मिनिमम पैसा उससे ज़्यादा होगा। तो जिनके पास उतना नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं, वो मैक्सिमम क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप में ये करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो हम ये इस बार हम ये सोचा, फॉरवर्ड के साथ वो थोड़ा सा अपने तरफ अपने तौर पर भी कुछ करना चाहिए उनको, या उसी तरह उसको थोड़ा सा रकम को नीचे रखना है। अगर आपका डोनर जो जी 2000 रुपए देता है या जी उससे भी ज़्यादा देता जी है, तो वो कैसे इस बात को आप यकीनी बनाएँगे कि जी उसका वो जो पैसा आ रहा है, जी मान लीजिए आपने मुझे बताया कि 5 ख़ास चीज़ें जी फाउंडेशन जी देख रही है। जी अब वो चाह रहा है कि एनवीके नागरिक विकास केंद्र में पैसे जी आपके लगें, जी ऑर्फन में वो पैसा दे। जी तो उस ये यकीनी बनाना, ये उसके अंदर ये उसको बताना कि हाँ, आप पैसा दें, उसी जी यकीन के साथ हम उसी प्रोजेक्ट में आपका पैसा लगाएँगे, जी ताकि और भी एतमाद के साथ वो उस ख़ास प्रोजेक्ट को भी वो चुन सके। जी देखिए, इसमें दो ऑप्शन हमारे सामने है। जी। हम कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रखने के लिए हम लोगों के सामने ये बोलना चाहते हैं कि आप हमारे जो प्रोजेक्ट फंड है, जनरल फंड है, उसमें आप 2000 दीजिए। ठीक है। अगर आप 2000 रुपये हमारे फंड में देते हैं, प्रोजेक्ट फंड में देते हैं, तो उसको हमने 12 प्रोजेक्ट में बांटे हैं, ऑलरेडी हम तैयार करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कैंपस डेवलपमेंट के लिए 15% जाएगा, मतलब आपके 2000 से 300 रुपया हमारे कैंपस डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक अच्छी है। बात। स्कूल एम्पावरमेंट में 10% जाएगा, 200 रुपये जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए 10% जाएगा, अगेन 200 रुपये जाएगा। हेल्थ केयर में 10% या 200 रुपये जाएगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 10% या 200 रुपये जाएगा। ऑर्फन स्कॉलरशिप के लिए 10% या 200 रुपये जाएगा। नागरिक विकास केंद्र या गवर्नमेंट स्कीम फैसिलिटेशन सेंटर है, उसके लिए 10% जाएगा या 200 रुपये जाएगा।
और हमारा जो CTAG प्रोजेक्ट है, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस, करियर गाइडेंस, उसके लिए 7% जाएगा या 140 रुपए जाएगा। WBCS सेंटर, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस सेंटर हमने बताया वेस्ट बंगाल में, उसके लिए 5% या 100 रुपीज़ जाएगा। ऑर्फनेजेस चलाने के लिए 5% या 100 रुपीज़ जाएगा। हमारा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स है, उसके लिए भी 5% या 100 रुपीज़ जाएगा। और फाइनली स्कूल एनरोलमेंट प्रोजेक्ट है, हर साल हम स्कूल किट वगैरह बांटते हैं, उसमें 3% या 60 रुपये जाएगा। तो अगर आपका 2000 आता है तो इसी तरह 12 प्रोजेक्ट में वो अलग अलग जाएगा। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देना चाहते हैं, अगर किसी ने बताया कि मेरा 2000 या 3000 या 500 जो भी है, 10,000 जो भी है, वो आपको ऑर्फन डिपार्टमेंट में देना है, तो हम ऑर्फन डिपार्टमेंट में ही करेंगे, जैसे आपका नियत है। देखिए, ये इसमें सबसे अहम चीज़ डोनर का नियत है। डोनर के नियत के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आसानी के लिए हमने ऐसा रखा है। अगर 2000 किसी ने जनरल इसमें दे दिया तो इसी तरह जाएगा। तो उसका एडवांटेज ये है कि सिर्फ एक 2000 रुपये से ये सारे एरियाज का एडवांटेज डोनर को मिलेगा। नाज़रीन, बहुत ही अहम बात साजिद साहब से हुई। और जैसा कि मैंने कहा कि जब मैंने इनसे पूछा कि अगर कोई 2000 रुपये आपको देता है तो वो आप उसको कैसे खर्च करेंगे, और ये उन्होंने बताया आपके सामने कि आपका 2000 रुपया 12 प्रोजेक्टों के लिए काम आएगा, और सबकी जिसमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इन्होंने 2000 रुपये को बांटा है। तो आपके लिए बहुत अहम है कि आप जब पैसे देंगे तो आपको ये पता होगा कि इतने 12 प्रोजेक्टों में आपके पैसे लगेंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, नागरिक विकास केंद्र में पैसा लगेगा, उसके ज़रिए से कुछ लोग जो है उनको पैसे आएंगे सरकारी स्कीमों से। इसी तरह से कुछ बच्चों की जो है स्कॉलरशिप होगी। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कहाँ पैसा देना है और किस तरह से देना है। और ये लोग, इनका 19 साल का पूरा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि 19 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हर चीज़ को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने इन्होंने पेश किया है। अगला सवाल आपके लिए सर, आपने ये टाइटल अलबरका जो रखा, क्या ख़ास था इसमें अट्रैक्शन? देखिए, इसमें ये है कि 1 लाख बरका, 1 लाख तो 1 लाख डोनर्स का ये 1 है। लाख बरकत। बरका ये है कि ये एक बरकत की काम है। जी, हम अगर दीनी तौर पे देखते हैं कि एक बरकत की काम है, और ये बरकत की महीना है, तो पूरा बरकत का ये होगा, रेनी सीजन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 1 लाख बरका रखा है। आप किसी भी एरिया में आपका ये आता है, आपका डोनेशन आता है, वहाँ इसका अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफेक्ट काम हो जाएगा, और उससे जो भी एडवांटेज, जो भी अपलिफ्टमेंट वो सोसाइटी में हो जाएगा, डेफिनेटली उसका पे बैक आपको मिलेगा। जैसे हम जानते हैं या मानते हैं, इस दुनिया में और आखिरत में उसका पे बैक आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम 1 लाख बरका रखा है। उसमें 2 पॉइंट भी ऐड करना मैं चाहता हूँ। जी, ये जो कैंपेन है, उसके लिए हमने एक ख़ास ऐप और वेब बेस्ड स्कीम बनाया है, ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ और थोड़ा अच्छा तरीके से आपको ये डोनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ख़ास ऐप बनाए हैं, क्राउड फंडिंग ऐप बनाया है। ये नॉर्मल जो QR कोड वाला जो इशू है, उसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज आता है, और बोगस और बोगस भी हाँ, होता है। वो सब होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक ख़ास ऐप, क्राउड फंडिंग ऐप बनाया है। या तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक वेब पेज है, उससे भी आप कर सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये है, जैसे जैसे भी आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, इमीडिएटली आपको वहीं से आपको एक रसीद मिल जाएगा। तो रसीद के लिए वेट नहीं करना, किसी को कॉल करना, किसी को भेजना, उसका कोई ज़रूरत नहीं। इमीडिएटली वही ऐप से या इसी से आपको पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा NGO है जिसका 12वे रजिस्ट्रेशन है, मतलब इनकम टैक्स एक्सम्पशन का 12वे रजिस्ट्रेशन है। और फिर आपको इनकम टैक्स में जो एक्सम्पशन के लिए, टैक्स एक्सम्पशन के लिए 80 GB है। तो जो भी पैसा आप एज ए डोनर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के लिए दे रहे हैं, उसमें से आपका भी एक सेविंग्स होता है। जी, मतलब आपका इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे, उतना पैसा उससे कम हो जाएगा।
तो ATG सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो जी। पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये करते हैं। और साथ में ये भी कहना मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा NGO है, बहुत प्रोफेशनली और लीगल कंप्लेंट्स के साथ काम करने वाला एक NGO है। हमारा 2 टाइप का 2 लेयर ऑडिटिंग सिस्टम है। एक इंटरनल ऑडिटर है और एक्सटर्नल ऑडिटिंग है। इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग होता है। और पूरा मतलब सब कुछ जितने भी लीगल कंप्लायंसेस का जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब कंप्लीट करके ही हम करते हैं। तो हमारा पूरा जो है एक ओपन बुक है। और ये भी है कि हम हमेशा हमारे डोनर से हमारा रिक्वेस्ट हमेशा ये है कि आप आइए हमारे प्रोजेक्ट साइट पे, और आप देखिए, आप भी महसूस कीजिए कि आपके पैसे से क्या हो रहा है। जी, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। 2016 विज़न 2016 पहले इसका नाम था 2016। जी, बाद में 2026 हुआ। हम 2026 में बैठे हुए हैं। क्या हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप 2036 भी सोच रहे हैं? जी, डेफिनेटली उसके एक्सटेंशन के बातें चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम उसमें ये सोच रहे हैं कि एक तो हमारे अभी जो 20 साल का जो काम है उसका एक तज्जिया करना है। तज्जिया हमें खुद करना है और फिर एक थर्ड पार्टी व्यूज़ भी हमें मिलना है। एक प्रॉब्लम हमेशा ये होगा कि 20 साल से आप इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका एक फ्रेम के अंदर ही आपका हमेशा नज़र जाएगा। तो हमें हमारा मतलब इंटरनल तज्जिया भी चाहिए, साथ ही साथ हमें बाहर से भी इसमें एक रिव्यू चाहिए। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अलग-अलग सिटीज़ में इंशाअल्लाह इस साल में हम अलग-अलग मीटिंग्स वगैरह रखेंगे और फोकस ग्रुप मीटिंग्स भी करेंगे। तो एक ये है कि हमारा 20 इयर्स का एक रिव्यू करेंगे, साथ में अभी का सिचुएशन कैसा है। 2006 में जब शुरू हुआ था, उस वक्त का जो सामाजिक हालात कैसा था, अभी का सामाजिक हालात क्या है, तो उसको सामने रखकर हमें क्या कुछ फोकस में शिफ्ट करना है या कुछ तब्दीलियाँ लाना है या कुछ कैसे आगे जाना है। इसमें हम कंसल्टेशन का प्रोसेस करेंगे। 1 साल वो कंसल्टेशन का प्रोसेस चलेगा इंशाअल्लाह। और मतलब कंसल्टेशन ये हमारा सिर्फ हमारा एक डिसीजन नहीं होगा, बल्कि जितने भी कंसर्न लोग हैं, सोसाइटी के हर टाइप के हर मैदान के लोगों को हम कंसल्टेशन प्रोसेस में शिरकत कराएंगे और सबके तजावीज़ को सामने रखकर इंशाअल्लाह एक तरह से मैं कहूँ कि हाँ, आपकी 20 साला कामों का सोशल ऑडिट भी होगा, एक तरह से आप जी, करेंगे, है ना? डेफिनेटली उसके डेफिनेटली लिए आप तैयार हैं जी, करने जी, के लिए। डेफिनेटली हम तैयार हैं। बड़ी जी, अहम बात जी, कही आपने। जी, अगर आपका ये 1 लाख बरका की जो आप मुहिम फंडिंग की आप शुरू कर रहे हैं, जी, अगर ये अचीव कर पाते हैं, जी, तो ये बताएँ कि इनके जो इसे आपको क्या फिर आप क्या दे पाएँगे सोसाइटी को? जी। तो देखिए, इसमें हम शुरू में ही ये कहना चाहते हैं कि ये 1 लाख बरका जो प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम हमारे 5 डिपार्टमेंट 5 सेक्टर्स मैंने शुरू में कहा, जी। उसका मेजर जो 12 एरिया से 12 प्रोजेक्ट है, 12 प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा जाएगा। तो वो 12 प्रोजेक्ट में डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव होगा या उसके थ्रू बहुत बड़ा बदलाव समाज में होगा और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हर सेक्टर में हमारा अलग-अलग टारगेट रहेगा। तो वो टारगेट हम अचीव करेंगे। वो टारगेट क्या है, कितना होगा, वो हम लोगों के सामने रखेंगे और उसको अचीव करेंगे। क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट ईयर का बजट का टाइम है। अभी हम फ़रवरी 1 में बैठ रहे हैं। तो डेफिनेटली अप्रैल 1 से हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। तो उसमें हम ये भी सामने रखकर हमारा बजटिंग होगा। तो उसका बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटीज़ होगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने जो डोनर्स हैं, जिनसे जी, आप तवक्को करते हैं कि आपको 2000 रुपये दें, मज़ीद प्रोजेक्टों के लिए पैसे जी, दें, जी। तो हम अपनी इस गुफ्तगू के आखिर में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर में मतलब हम बहुत डिटेल में अभी हम बात किए हैं। जी। तो मेरा कहना ये है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फॉर सबको,
हर किसी को जो ज़रूरतमंद लोगों के साथ काम करना या उनके साथ शिरकत करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ विजन का जो टैगलाइन है, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द नीडी, ये हमारा टैगलाइन है। मतलब ज़रूरतमंद लोगों के साथ आपका शराकत बनाइए। तो वो एक पार्टिसिपेशन बनाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए बहुत बड़े पैसा का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हमेशा हमारे समाज में एक प्रॉब्लम ये होता है, जी जो लोग कुछ करना चाहते हैं या कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके सामने हमेशा एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक डिपेंडेबल एजेंसी, एक रिलायबल एजेंसी का कमी। अगर मैं ये पैसा दे दूं तो ये कहाँ जाएगा? क्या वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक जाएगा या नहीं? तो बीच में कुछ कोई आके खा जाएगा? ये सवाल हमेशा हमारे जहन में होता है। तो इसमें हमारा मतलब यहाँ हाथ रख के मैं कहता हूँ, सीने पे हाथ रख के मैं कहता हूँ, यू कैन बी 100% कॉन्फिडेंट। आप जो है मतलब आप बेफिक्र रहिए, आपका 2000 रुपया एक पैसा नहीं कम हो जाएगा। वो पूरा पैसा जो है ज़रूरतमंद लोगों को, मुस्तहिक लोगों के पास जाएगा। तो मिनिमम पैसा से मैं कहूँगा, अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट अपना पॉकेट मनी से 100 रुपये देना चाहते हैं, उसके लिए भी हम ओपन है। तो हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू पार्टिसिपेट और टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद द नीडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई।